नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, कक्षा 10 का जो पॉलिटिकल का जो पार्ट है उसमें से अपन ले रहे हैं राज्य सरकार। अपन ने केंद्र सरकार की बात पिछले चैप्टर में कर ली थी। आज बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य में जो व्यवस्थापिका होती है उसे क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। यानी जो भी व्यवस्थापिका राज्य के अंदर होती है उसे विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। राज्य के जो विधानमंडल है उनके 3 अंग होते हैं। राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। एक तो विधानसभा, एक विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। जैसे अपन ने संसद के 3 अंग पढ़े थे वैसे ही अपन राज्य विधानमंडल के अंग पढ़ते हैं। तो 3 आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इन 3 के बाद तीनों को क्या माना जाता है? राज्य विधानमंडल का अंग माना जाता है। किसको? विधानसभा को, विधान परिषद को और राज्यपाल को। विधानसभा की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 170 में मिलता है। अनुच्छेद 170 में मिलता है विधानसभा के बारे में। अगर विधान परिषद की बात करें तो उसका वर्णन अपन को अनुच्छेद 171 में मिलता है। और राज्यपाल की बात करें तो उसका उल्लेख अपन को अनुच्छेद 153 में मिलता है। क्या कहता है अनुच्छेद 153? कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। यह बात कौन कहता है? अनुच्छेद 153। तो विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170, विधान परिषद का 171 और राज्यपाल का अनुच्छेद 153। दोस्तों, राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? राज्यपाल। किसका? राज्य में कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना, राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत में अगर विधान परिषद की बात करें तो भारत में विधान परिषद है 7। पहले 6 थी, आजकल 1 को बढ़ा के कितनी हो गई? टोटल 7 हो गई, जिसकी बात अपन आगे करने वाले हैं। अब लेते हैं अपन विधानसभा के गठन के बारे में। विधानसभा के गठन के बारे में विधानसभा का उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 170 में मिलता है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम, यह विधानमंडल का कैसा सदन होता है? प्रथम सदन होता है। कैसा सदन है? प्रथम सदन वह जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन व निम्न सदन भी इसको कहा जाता है। इसका जो गठन है वह संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। किसका? विधानसभा का जो गठन है वह संविधान के अनुच्छेद 170 में किया जाता है। अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं तो विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? सदस्य संख्या अगर विधान मंडल में देखते हैं तो अधिकतम जो सदस्य की संख्या होती है वह होती है 500। यानी विधानसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। और कम से कम कितने सदस्य होने आवश्यक होते हैं? 60 सदस्य होने कम से कम आवश्यक होते हैं। कि कम से कम सदस्य होने चाहिए 60 और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र का जो सदस्य होता है वह कम से कम 75,000 की जनसंख्या का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यानी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी एक व्यक्ति है जो विधानसभा चुनावों में भाग लेता है वह प्रतिनिधि कम से कम 75,000 की जनसंख्या पर का क्या करता है? एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। बात करें विधानसभा के निर्वाचन की तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, क्या निर्वाचन वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे रूप में किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। यानी विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अगर योग्यताओं की बात करते हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं में अपन देखते हैं, योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
पहली योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु की अगर बात करें तो उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के लाभकारी पद पर उसने नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। यह विधानसभा के सदस्यों की क्या है, योग्यताएं हैं। अब अगर बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल की, तो कार्यकाल विधानसभा के सदस्यों का होता है 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अगर विभिन्न पदाधिकारियों की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है जिसको विधानसभा के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, चुनते हैं। यह सदन का संचालन करता है तथा उसके अनुशासन को बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। विधानसभा में एक उपाध्यक्ष भी होता है, विधानसभा में उपाध्यक्ष भी होता है जिसका चुनाव भी सदस्य मिलकर अपने में से करते हैं। उपाध्यक्ष के द्वारा क्या होता है, अध्यक्ष की जब अनुपस्थिति हो तो वह सदन का क्या करता है, संचालन करता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। तो दो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, जो विधानसभा के सदस्य अपने में से इनका निर्वाचन करते हैं या अपने में से उनको चुनते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा के कार्य तथा शक्तियों की। अब बात करते हैं दोस्तों विधानसभा के कार्य तथा शक्तियों की, कि विधानसभा के कौन कौन से कार्य तथा शक्तियां हैं। तो अगर पहले कार्य की बात करें तो पहला कार्य है विधायी कार्य। विधायी कार्य दोस्तों, राज्य विधानसभा को यह भी अधिकार होता है कि वह राज्य सूची तथा संपत्ति सूची के विषयों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। यानी वह राज्य सूची और संपत्ति सूची के विषयों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। यह उसका विधायी कार्य है। यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों का यह अधिकार होता है कि वह राज्य सूची तथा संपत्ति सूची के दोनों के विषय के ऊपर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। अगर दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य दोस्तों, राज्य के धन का पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, विधानसभा का होता है। यानी राज्य के ऊपर जो भी धन संबंधी जो क्रियाकलाप है उन पे किसका नियंत्रण होता है, विधानसभा का होता है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो किसका होता था, संसद का नियंत्रण होता था। उसी प्रकार राज्य में जो नियंत्रण होता है वह विधानसभा का होता है। धन या वित्त विधेयक, धन या वित्त विधेयक हमेशा विधानसभा में ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसकी यानी विधानसभा की अनुमति से ही राज्य सरकार है वह धन को क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। राज्य का जो बजट होता है वह भी कहाँ रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है। तो वित्तीय कार्य में क्या आएगा, धन पर पूर्ण नियंत्रण। यानी धन पर क्या होता है, इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। धन पर इसका क्या होता है, पूर्णतः नियंत्रण होता है। धन विधेयक हमेशा कहाँ रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा में हमेशा रखा जाता है। और बजट है वह भी कौन पेश करता है, बजट है राज्य का वह कौन पेश करता है, विधानसभा पेश करता है या विधानसभा में रखा जाता है। दोस्तों अगला जो कार्य है वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य। विधानसभा के सदस्य कानून निर्माण व नीति निर्धारण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी ये क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी यह कानून निर्माण तथा नीति निर्धारण के साथ साथ क्या करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषद के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कौन, विधानसभा के सदस्यों का यह निर्वाचन संबंधी कार्य
है। यानी ये कानून निर्माण और नीति निर्धारण के साथ साथ क्या करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला जो कार्य वह है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन संबंधी कार्य। तो संविधान संशोधन संबंधी कौन कौन से कार्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों कुछ विशेष संविधान संशोधन के समय जो प्रस्ताव वह संसद की क्या लेनी पड़ती है, मंजूरी के साथ साथ उन्हें विधानसभाओं से भी क्या लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान के संशोधन से संबंधित जो भी प्रस्ताव होता है उसमें संसद की मंजूरी के साथ साथ किसकी मंजूरी लेनी भी आवश्यकता होती है, विधानसभा की मंजूरी लेना भी क्या होती है, आवश्यक होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि संविधान संशोधन संबंधी कार्य के अंतर्गत क्या क्या कार्य विधानसभा सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी प्रस्ताव, संविधान संशोधन संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए संसद तथा विधानसभा दोनों के पास इनको क्या लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये थे राज्य की जो विधानसभा है उसके कार्य तथा शक्तियां। अब बात करेंगे विधान परिषद की। विधान परिषद कई राज्यों में, कई भारतीय राज्यों के अंदर जो लोकतंत्र की जो सबसे ऊपरी प्रतिनिधि जो सभा होती है वह कौन सी होती है, विधान परिषद होती है। यानी कुछ राज्यों में विधान परिषद का जो स्थान है वह उच्च होता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं सदस्य? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनावों से इनके सदस्यों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है तथा कुछ राज्यपाल के द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं। यानी इसके कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा कुछ की अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद विधानमंडल का ही क्या है, यह है एक अंग है। क्या है विधान परिषद? विधानमंडल का एक अंग है। विधानमंडल का अंग यानी विधानमंडल का एक अंग कौन होता है, विधान परिषद। विधानमंडल के अपन ने 3 अंग पढ़े थे, विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल। तो विधान परिषद क्या है, विधानमंडल का एक अंग है। भारत में 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। 7 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 6 में थी, अब एक और बना दिया गया, 7 राज्यों में होगी। तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और कौन सा, कर्नाटक। ये 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा कर्नाटक। इन 7 राज्यों में जो है वह विधान परिषद है। यानी इन भारत के 7 राज्यों के अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। अब बात करते हैं इनके कार्य तथा शक्तियों की। कार्य और शक्तियां कि विधान परिषद के पास विधान परिषद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन सी शक्तियां इनको प्रदान की गई है। तो पहली है कानून निर्माण। पहली है कानून निर्माण। कानून निर्माण दोस्तों धन या वित्त विधेयक को छोड़कर, धन और वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी जो प्रस्ताव है वह विधानसभा या विधान परिषद में कहीं पर भी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों सदनों की क्या होती है, मंजूरी होती है। यानी धन या वित्त विधेयक को छोड़कर जो भी प्रस्ताव है, चाहे वह कोई भी प्रस्ताव हो, वह विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन उसमें मंजूरी दोनों सदनों की होना क्या होती है, आवश्यक होती है। दूसरी जो कार्य है वह है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य दोस्तों विधान परिषद में
से ही सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। यानी विधान परिषद के जो सदस्य हैं वहां से विधान परिषद में इनको क्या मंत्री परिषद में इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। विधान परिषद है वह प्रश्न पूछकर या वाद विवाद करके सरकार पर क्या करती रहती है, नियंत्रण करती रहती है। यानी विधान परिषद में से ही सदस्यों को मंत्री परिषद में भेजा जाता है या मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है, जहां विधान परिषद प्रश्न पूछकर या वाद विवाद करके सरकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तीसरा जो इसका कार्य है वह है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य, धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक रख सकता है, वो भी विचार के लिए। कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक वह धन विधेयक को अपने पास रख सकता है, विचार विमर्श के लिए, सिर्फ विचार करने के लिए उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। तो यह सब कार्य तथा शक्तियां थी वह विधान परिषद की थी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, विधान परिषद है वह कुछ भारतीय राज्यों में क्या है, लोकतंत्र की ऊपरी जो प्रतिनिधि सभा है उनमें से इनको शामिल किया जाता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा विधान मंडल का ही यह क्या है, एक अंग है। विधान परिषद भारत में 7 राज्यों में गठित की गई है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा कर्नाटक। फिर बात करते हैं कार्य तथा शक्तियों की। पहला कार्य कानून निर्माण। धन विधेयक, वित्त विधेयक को छोड़कर सभी प्रकार के जो प्रस्ताव है वह विधानसभा या विधान परिषद में रखे जा सकते हैं, लेकिन दोनों की मंजूरी का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। कार्यपालिका संबंधी जो कार्य है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, मंत्री परिषद में शामिल किया जाता है। विधान परिषद में मुख्य सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछकर या वाद विवाद कर सरकार पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। फिर तीसरी जो कार्य हो सकती है वह वित्तीय कार्य या वित्त संबंधी कार्य। उसमें धन विधेयक को विधान परिषद में केवल कितने दिनों तक रखा जा सकता है, 14 दिनों तक रखा जा सकता है, वो भी विचार विमर्श के लिए। ये था विधान परिषद। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बात करते हैं राज्यपाल की। अब देखते हैं राज्यपाल। दोस्तों जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती है, उसी प्रकार जो राज्य में है वह राज्यपाल का पद होता है, उसे भी राज्य में वैसी ही शक्तियां प्राप्त होती है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो पद है उसके बारे में अपन को अध्ययन मिलता है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल का पद होगा। यानी राज्यपाल पद की जो व्याख्या है वह अनुच्छेद 153 में अपन को मिलती है। राज्यपाल होता है वह संवैधानिक रूप से जो राज्य कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है, प्रधान होता है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान, राज्य कार्यपालिका का क्या होता है, वह प्रधान होता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र सरकार का यह प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है राज्य में रहकर। यानी वह किसी राज्य में रहकर प्रतिनिधित्व किसका करेगा, केंद्र सरकार का करेगा। वह उसके प्रति क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। किसके प्रति, केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी रहता है। कौन, राज्यपाल। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति तो दोस्तों अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के अनुसार। अगर कार्यकाल की बात करते हैं, राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा तक, किसकी इच्छा तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है, पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा तक वह उस पद पर विद्यमान रह सकता है, वहां पर अपने पद पर रह सकता है। अगर बात करते हैं राज्यपाल की शपथ की,
ओथ की, शपथ, शपथ इसको कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ है वह हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो उस कंडीशन में इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उसकी अनुपस्थिति में शपथ दिलाएंगे अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीशों द्वारा इनको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल के कार्य तथा शक्तियां। दोस्तों, संविधान के अनुसार जो राज्य कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। जो इस स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। उसी प्रकार उसको कई तरह के कार्य तथा शक्तियां उनके द्वारा मतलब उसको मिली हुई है। जो कौन कौन से कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं या कौन कौन सी शक्तियां उसको प्राप्त है। सबसे पहला जो है वह है कार्यपालिका संबंधी। पहला है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी शक्ति या उसके कार्य। दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्य कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। यानी जो राज्य की जो कार्यपालिका उसकी समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिनका उपयोग वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब मुख्यमंत्री व मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वह प्राप्त कर सकता है। हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति के समय राज्यपाल किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? राज्यपाल देता है। तथा जरूरत पड़ने पर राज्यपाल किसी कानून की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास उसको भेज सकता है। मतलब किसी भी कानून को अनुमति देने से पहले उसका प्रस्ताव वह राष्ट्रपति को भेज सकता है। राज्यपाल है वह मंत्रियों को शपथ भी दिलाने का क्या करता है? कार्य करता है। राज्य के जो मंत्री है उनको शपथ दिलाने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तथा उनको त्याग पत्र, उनका जो त्याग पत्र होता है वह भी कौन स्वीकार करता है? राज्यपाल स्वीकार करता है। अब देखते हैं दूसरी शक्ति, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त होती है। विधानसभा में कोई धन या वित्त विधेयक होता है उसको रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना क्या होती है? आवश्यक होता है। वह प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा सदन में जो बजट रखवाता है उसका पूरा जो देख रेख का ब्यौरा वो किसका होता है? राज्यपाल का होता है। उसकी नजर में ही जो बजट है वह पेश किया जाता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार है वह किसी भी अनुदान की मांग नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार का अनुदान राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार प्राप्त नहीं कर सकती। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उस पर भी किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का नियंत्रण होता है आकस्मिक निधि पर। तो ये आकस्मिक निधि क्या होती है? तो सुनो दोस्तों, आकस्मिक निधि या कोष क्या होता है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में है। किसमें है? 267 अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है या बताया गया है। यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार इनके अधीन में होती है। या तो राष्ट्रपति के या कार्यपालिका बोल दो या सरकार बोल दो, इनके अधीन में यह निधि होती है। अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी संसद से पैसा निकालने के लिए इजाजत नहीं लेना पड़ता। लेकिन इस निधि का जो गठन है वह संसद के द्वारा किया जाता है। अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा, कितना पैसा इसमें हो सकता है। यह जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये थी वित्तीय शक्तियां। फिर देखते हैं इनकी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां यानी न्याय संबंधी कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल के पास यह शक्ति भी होती है कि वह किसी भी व्यक्ति की
या किसी अपराधी की सजा को कम, स्थगित या माफ कर सकता है। या तो कम कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा होता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर सकता है। और राज्य की जो निम्न अदालतें हैं उनमें जो जजों की नियुक्ति है वह भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये सभी राज्यपाल की थी न्यायिक शक्तियां। अब देखते हैं अगली शक्ति, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति दोस्तों, राज्यपाल के पास कुछ विधायी शक्तियां भी होती है, जैसे मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाना तथा उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। विधानमंडल की जो बैठक है, उस बैठक की जो प्रथम बैठक है उसका संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संसद में किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, राज्यपाल को विधानमंडल से जो पारित विधेयक होता है उसकी मंजूरी के लिए है राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। एक बार फिर से, विधानमंडल के यानी विधानमंडल के अंदर जो पारित होता है विधेयक, उसको मंजूर करने के लिए उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को क्या करता है? नियुक्त करता है उस प्रस्ताव के आधार पर। अगली जो इसकी शक्ति है वह है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। दोस्तों, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का भी क्या होता है? पावर होता है। जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और सरकार को किसी विशेष कानून की आवश्यकता पड़ती है, जब सत्र नहीं चल रहा हो और विशेष कानून की अगर आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद विधानमंडल से उनको क्या मिलती है? मंजूरी मिलना क्या हो जाती है? आवश्यक हो जाती है और वह कानून बन जाता है। तो इसको अध्यादेश जारी करने का भी क्या होता है? अधिकार होता है। इस प्रकार अपना राज्यपाल टॉपिक पूरा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री की। दोस्तों, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो विधानसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 164 के अनुसार विधानसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री के पद पर। अब बात करते हैं इनके कार्य तथा शक्तियों की। कार्य व शक्तियों की। मुख्यमंत्री का जो पहला कार्य वह है मंत्री परिषद का निर्माण करना। मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है उस समय मंत्रियों को भी क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। राज्यपाल उन्हीं मंत्रियों की जो है शपथ दिलवाता है, उन्हीं मंत्रियों को शपथ दिलवाता है जिनके नामों का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार वह मंत्री परिषद का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा कार्य है दोस्तों वह है विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री है वह विभागों का क्या करता है? बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री स्वतंत्र होता है, वह जिस भी व्यक्ति को चाहे उसको मंत्री पद दे सकता है और उससे जब चाहे मंत्री पद ले सकता है, मतलब छीन भी सकता है। तो इस प्रकार उसको जिस विभाग में जिसको देना होता है वह विभाग अपनी इच्छा के अनुसार वह देता है, उसके लिए वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। अगली जो कार्य वह है बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठकों की अध्यक्षता करना। जो मुख्यमंत्री का जो प्रमुख कार्य वह बैठकों की अध्यक्षता करना भी है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है तथा शासन संबंधी नीतियों और महत्वपूर्ण निर्णयों को पूर्ण करता है। अगला जो कार्य इसका है वह है विभागों में समन्वय बनाए रखना। विभागों में समन्वय बनाए रखना।
विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह शासन की आधारशिला मानी जाती है। सभी विभागों के मध्य जो समन्वय स्थापित करना भी मुख्यमंत्री का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला जो है इसका कार्य तथा शक्तियों में, वह है विधानसभा का नेता। विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा का बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसका क्या होता है, नेता होता है। सभी विधेयक तथा प्रस्ताव उसकी अनुमति या उसकी सहमति से ही सदन में रखे जाते हैं। राज्य का जो भी बजट होता है वह भी मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही रखा जाता है, निर्देशन में ही तैयार होता है। अगला जो कार्य है वह है राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाओं की जो जानकारी देना मुख्यमंत्री की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा किसको दी जाती है, राज्यपाल को दी जाती है। अर्थात राज्यपाल और मंत्री परिषद दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब बात करते हैं नियुक्ति संबंधी कार्य। मुख्यमंत्री के नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के अनुसार राज्यपाल के सहयोग के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसकी सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, कार्य करता है। मतलब संविधान के अनुसार जो राज्यपाल है उसका सहयोग के लिए कौन होता है, मंत्री परिषद होती है, वह मुख्यमंत्री होता है, जिसकी सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, विभिन्न तरह के कार्य संपूर्ण करता है। जिसकी नियुक्ति करनी है उसकी जो चयन है, नामों का चयन है, वह भी किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद के गठन की। संविधान के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद होती है, जो मुख्यमंत्री के निर्देशन में अपना कार्य करती है तथा राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या करता है, कार्य करता है। तो देखो किस प्रकार इसका गठन किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री क्या करता है, नियुक्त करता है। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। यानी जब राज्यपाल को मुख्यमंत्री के द्वारा जो चयन किए गए नामों की सूची भेजी जाती है, उन्हीं को राज्यपाल द्वारा क्या दिया जाता है, मंत्री पद दिया जाता है, मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। तीसरा देखो विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा अपने स्व विवेक से, और वह पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किसी भी व्यक्ति को वह मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। जिसकी इच्छा होगी वह उसे मंत्री पद देगा। इस चीज के लिए वह एकदम क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। चौथी बात करते हैं मंत्रियों की योग्यताएं। कौन कौन सी योग्यताएं मंत्रियों में होती है, मंत्रियों की योग्यताएं। दोस्तों संविधान के अनुसार जिन्हें मंत्री बनाया जाता है, वे विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। यानी उनके लिए जरूरी होता है कि विधानमंडल का वह सदस्य होना चाहिए। यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल की उनको क्या लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी पड़ती है, सदस्यता लेनी आवश्यक होती है।
अगला है कार्यकाल। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का सामान्यतः माना जाता है, लेकिन यह कोई निश्चित नहीं है। मुख्यमंत्री जब तक चाहे तब तक वह पद पर बना रह सकता है। सामान्यतः अपन 5 वर्ष उनको मानते हैं। अब बात करते हैं वेतन भत्तों की। वेतन भत्तों की विधानमंडल है वह समय समय पर इनके वेतन भत्तों में क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। उसके द्वारा ही सारे वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों वह है मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रियों की श्रेणी, 3 तरह की मंत्रियों की श्रेणी या 3 तरह के मंत्रियों में क्या मिलते हैं, स्तर मिलते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा उप मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री। 3 तरह के मंत्रियों में स्तर मिलती है, 3 स्तर मिलते हैं या 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्यों की कि मंत्री परिषद के कौन कौन से कार्य हैं। कानून बनाना, मंत्री परिषद का जो कार्य है, मंत्रिमंडल का जो कार्य है वह है कानून बनाना। यानी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तरह तरह के कानून बना देते हैं जिससे शासन व्यवस्था क्या रहती है, आसान और व्यवस्थित रहती है और उसमें अनुशासन बना रहता है। दूसरा जो कार्य है वह है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य दोस्तों, राज्य की जो आर्थिक नीति होती है उसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मंत्रिमंडल की होती है। उसका निर्धारण कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष विधानमंडल में क्या पेश करती है, बजट पेश करती है और जनता की आर्थिक आवश्यकताओं को उसके दौरान क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। अगला कार्य है दोस्तों नीति निर्धारण। नीति निर्धारण, नीति निर्धारण राज्य के विकास के लिए नीति निर्धारित करना मंत्रिमंडल का या मंत्री परिषद का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। मंत्रिमंडल जन कल्याण के लिए विभागों के मध्य समन्वय बनाकर विकास करने का कार्य करते हैं। वह महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं उनको पूर्ण करते हैं या महत्वपूर्ण निर्णय को करते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य संविधान के अनुरूप राज्यपाल जिन पदों पर नियुक्ति करता है उनके नामों का चयन मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल मंत्रिमंडल के जो निर्णय हैं उनको मानने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। तो ये चारों जो कार्य हैं वह किनके थे, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के कार्य थे। कानून बनाना, वित्तीय कार्य, नीतियों का निर्धारण करना और नियुक्ति संबंधी कार्य। अब बात करते हैं दोस्तों हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की। बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन व संरचना। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। यानी देश में सुप्रीम कोर्ट के बाद जो महत्व होता है वह किसका होता है, हाई कोर्ट का होता है, उच्च न्यायालय का होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी जो हाई कोर्ट है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। भारत में कुल 24 हाई कोर्ट है। भारत में कितने हैं उच्च न्यायालय, 24, टोटल 24 हाई कोर्ट हैं। दोस्तों अब देखते हैं इनका गठन, किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है। तो गठन में सबसे पहला बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल व केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है,
राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल व केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी इसके बारे में क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। वह हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भी मुख्य न्यायाधीश की क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। तो अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो बिंदु है वह है न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं। दोस्तों, न्यायाधीशों की योग्यता वही थी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हुआ करती थी, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहा हो, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर वह क्या हो? कार्यरत रहा हो, या हाई कोर्ट या निम्न जो अदालतें होती है, निम्न जो न्यायालय होते हैं, उसमें कम से कम 10 वर्ष तक वह वकालत कर चुका हो, वकील की का जो कार्य है वह कर चुका हो, वह व्यक्ति न्यायाधीश बनने की क्या रखता है? योग्यता रखता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल होता है दोस्तों इनका 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर शपथ की बात करते हैं इनकी कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। हाई कोर्ट को राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का हो तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती थी। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों का स्थानांतरण। न्यायाधीशों का स्थानांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी उनका जो ट्रांसफर है वह किस प्रकार से किया जाता है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह से किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर किसी भी जज या हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण की बात करता है तो उनको स्थानांतरित करना पड़ता है। अब बात करते हैं वेतन की। वेतन की सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वह होता है 90,000 रुपए मासिक, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उसकी होती है 80,000 रुपए मासिक। ये इनके वेतन है, तथा अन्य जो सुविधाएं हैं जैसे आवास की सुविधा वो इनके वेतन और भत्ते के हिसाब से दी जाती है। अब बात करते हैं पद से हटाना। अगला पॉइंट है पद से हटाना। किस प्रकार से इनको पद से हटाया जाता है? तो जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया गया था, वही प्रक्रिया है उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जज को हटाने की, मतलब महाभियोग के द्वारा। हाई कोर्ट के जजों को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह पद का दुरुपयोग, संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग जो प्रस्ताव है वह पारित करके अपने पद से इनको हटाया जा सकता है। यानी किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे उच्च न्यायालय के गठन या उच्च न्यायालय की संरचना। अब बात करते हैं कार्य तथा शक्तियों की। अब बात करते हैं इनके क्षेत्राधिकार, यानी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार, कार्य तथा शक्तियों की। जो पहला है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत जो संसद और विधानमंडल के चुनाव, किस किस के? संसद और विधानमंडल, इन दोनों के जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं उनका जो मामला है वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तथा राजस्व संबंधी जितने भी विवाद होते हैं, किससे संबंधित?
राजस्व संबंधी जितने भी विवाद होते हैं वो भी इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही अगर मूल अधिकारों के साथ उल्लंघन हो, मूल अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो, तो भी जो मामले हैं वह उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके साथ साथ वसीयत, विवाह, कंपनी कानून, तलाक, ये जितने भी जो विवाद है वो किस में रखे जाते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखे जाते हैं। जैसे वसीयत, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी और कंपनी के कानून, ये सभी जो चीजें हैं वो किसमें रखे जाते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा जो इनका कार्य है वह है अभिलेख न्यायालय के रूप में। किसके रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में। वही बिंदु है, वही बातें हैं जो अपन ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी थी, वही बिंदु है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज करना है। वहां जो कार्य राष्ट्रपति करता था, यहाँ जो वो कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। इतना सा थोड़ा फर्क है, बाकी लगभग सेम है। तो अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार, अनुच्छेद 215 के अनुसार हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए जो निर्णय हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। हाईकोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय सुनाए जाते हैं वह सुरक्षित रखे जाते हैं और इसके आदेश सभी को मानना क्या होता है, जरूरी होता है। किसका, हाई कोर्ट का जो आदेश है वह सभी को मानना जरूरी होता है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए किसका प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए यह अभिलेख न्यायालय है, मतलब इसमें जो निर्णय होते हैं उसको क्या रखे जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। कहां पढ़ा है अपन ने, अनुच्छेद 215 में यह बात कही गई है। तीसरा है अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध भी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। मतलब हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके जो निर्णयों के खिलाफ जो है अपील कहां कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। चौथा है लेख या रिट जारी करना। लेख या रिट जारी करना, लेख या रिट जारी करना। दोस्तों अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के समय उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के लेख या रिट जारी करता है, जो मुख्यतः 5 है। कितने हैं, 5 लेख या रिट ये क्या करता है, जारी करता है। कौन कौन से, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण, चौथा है प्रतिषेध, प्रतिषेध, और जो पांचवा वह है अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, यानी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट या लेख जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला जो पॉइंट है 5वां वह है न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय पुनरावलोकन, यानी उसका दोबारा से क्या कर सकता है, अवलोकन कर सकता है। हाईकोर्ट सरकार के जो आदेश या बनाए गए जो कानून है उनकी वैधता की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर कानून व आदेशों को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ये इसका न्यायिक क्या हुआ, पुनरावलोकन, यानी वह उसकी वैधता की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। जो लास्ट बिंदु है दोस्तों वह है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्य, यानी प्रशासन संबंधी कार्य कौन कौन से हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट जो अपने अधीनस्थ न्यायालय के पत्रों और उनके निर्णयों की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, और यह भी ध्यान रखता है कि अधीनस्थ जो न्यायालय है वह अपनी सीमा में रहकर कार्य कर रहे हैं या कार्य नहीं कर रहे, वह
किसी भी मामले को दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। यानी कोई भी जो मामला होता है अगर वो सही ढंग से इनके द्वारा नहीं किया गया है तो वह उस मामले को दूसरे न्यायालय में भी भेज सकता है। तो ये संबंधित सभी कार्य हैं वह है इनके क्षेत्राधिकार कार्य तथा शक्तियां हाईकोर्ट की। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अभिलेख न्यायालय, तीसरा अपीलीय न्यायालय, चौथा लेख या रिट जारी करना, पांचवा न्यायिक पुनरावलोकन और छठा है प्रशासन संबंधी कार्य। इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह जानकारियां, हमारे यह विचार, हमारी यह बातें सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।